मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, रात के 9 बज रहे हैं और वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी खबरों और उनके सबसे सटीक, सबसे प्रामाणिक विश्लेषण का। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। दर्द, आंसू, गुस्सा, परेशानी, सुरक्षा, शांति, जांच, भरोसा, डर, दहशत, ये वो 10 शब्द हैं जो इस वक्त पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रहने वाले हिंदुओं के दिलो दिमाग में घूम रहे हैं। जनहित में हम लगातार पश्चिम बंगाल के हिंसा की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। मुर्शिदाबाद जो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां के हिंदुओं को वक्फ कानून के विरोध के बहाने निशाना बनाया जा रहा है। 2 हिंदुओं की घर से खींचकर हत्या कर दी गई। सैकड़ों लोग डर के मारे पलायन कर गए। आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया तो वहां के पीड़ितों ने इन शब्दों में अपनी भयावह कहानी को उनके सामने बयां किया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा प्रभावित इलाकों से आई एक एक तस्वीर आपको हैरान और परेशान करेगी। राज्यपाल और महिला आयोग की टीम हिंसा प्रभावित इलाकों में पहुंची। अलग अलग गांवों का भले ही इन लोगों ने दौरा किया हो, लेकिन कहानी हर जगह एक जैसी। हाथ में तख्ती लेकर खड़ी महिलाओं के चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था। मन में गुस्सा भरा हुआ था। भविष्य की चिंता सता रही थी। महिलाएं रो रही थीं। सड़क पर किस तरह से अपने वजूद के लिए तरसती हुई वो सरकार के सामने गिड़गिड़ा रही थी। ये तस्वीरें राज्यपाल और महिला आयोग की टीम के दौरे के वक्त की हैं। आज एबीपी न्यूज पर पूरा देश इन तस्वीरों को देखकर सोचने पर मजबूर होगा। पूरा भारत हिंदुओं के उस दर्द को आज महसूस करेगा जो पिछले 8-10 दिनों से मुर्शिदाबाद या तो पलायन को मजबूर है या फिर बेबसी को ओढ़े किसी तरह से अपना दिन मुर्शिदाबाद की ये महिलाएं काट रही हैं। विस्तार से हम इन तस्वीरों के एक एक हिस्से को आगे आपके सामने रखने वाले हैं। उससे पहले हिंसा प्रभावित महिलाओं ने जो कहा है, जो बताया है, जो मांग केंद्र सरकार के सामने रखी है, उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। महिलाओं ने पहले राज्यपाल और फिर महिला आयोग के अध्यक्ष से अलग अलग मुलाकात में कहा है कि पुलिस पर भरोसा नहीं, इसीलिए इलाके में बीएसएफ की स्थायी तैनाती की जाए। ममता सरकार पर भरोसा नहीं, इसीलिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। ये दोनों ही बातें महत्वपूर्ण हैं। ये दोनों ही मांग ममता सरकार पर काला धब्बा है। प्रदेश की सरकार और पुलिस पर जब जनता का भरोसा उठ जाए तो फिर वहां पर शांति और सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा माना जाता है। पश्चिम बंगाल की हिंदू महिलाओं ने आज जो कुछ कहा है वो साफ साफ बताता है कि प्रदेश की सरकार पर उनको नाम मात्र का भरोसा नहीं रह गया है। जितना टाइम तक बीएसएफ है तब तक हम लोग सुरक्षित हैं। राज्यपाल और महिला आयोग के अध्यक्ष लोगों के मन से डर हटाने और सुरक्षा का भरोसा देने के लिए वहां पर मौजूद रहे। इनमें उन्हें कितनी कामयाबी मिली होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हिंसा के हफ्ते भर बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि बहुत कुछ ऐसा है जो अभी भी छिपाया जा रहा है। पीड़ितों ने मुलाकात के दौरान जो आरोप लगाए हैं उसके मुताबिक दंगों के दौरान पिछले हफ्ते शुक्रवार और शनिवार को पुलिस की भूमिका संदिग्ध थी। पीड़ितों ने कहा है कि फोन करने के बाद भी पुलिस वहां पर नहीं पहुंची। 4 घंटे तक पुलिस को लोग फोन करते रहे, बाद में फोन स्विच ऑफ सुनाई दिया। दंगाई घर से लड़कियों को जबरन खींचकर ले जाने की बात कर रहे थे। दंगाई महिलाओं से चूड़ी और सिंदूर छीनने की धमकी दे रहे थे। उपद्रवियों ने घरों में आग लगा दी, तोड़फोड़ की, सामान लूटकर अपने साथ ले गए। धारदार हथियारों से हमला किया गया। उपद्रवी धार्मिक हिंसक नारे भी लगा रहे थे। दंगा पीड़ितों की यह गवाही ममता बनर्जी के कानों में जरूर पहुंची होगी। नहीं पहुंची है तो अब पहुंच जाएगी। दंगाइयों के एक एक करतूत, दंगा पीड़ितों की जुबानी आज जनहित में पूरा हिंदुस्तान देखेगा, भारत सुनेगा।
राज्यपाल सीवी आनंद बोस कल ही मालदा पहुंचे थे। आज सुबह वो मुर्शिदाबाद के उन इलाकों में गए जो दंगा प्रभावित हैं। 11-12 अप्रैल को जिस सूती, धुलियान और शमशेरगंज में हिंसा हुई, उस इलाके में राज्यपाल ने दौरा किया। राज्यपाल हिंसा प्रभावित धुलियान के गांवों में पहुंचे। हिंसा प्रभावित जाफराबाद के उस इलाके में हिंदू परिवारों से बातचीत की, जहां हिंसा में पिता पुत्र की दंगाइयों ने हत्या कर दी थी। राज्यपाल पैदल ही करीब दर्जन भर से ज्यादा घरों में गए। अलग अलग 50 से ज्यादा स्थानीय महिलाओं से उन्होंने बातचीत की, उनका दर्द जाना, उन्हें भरोसा दिया। राज्यपाल जब गांव में दाखिल हुए तो सैकड़ों की संख्या में हिंदू महिलाएं हाथ में तख्तियां लेकर खड़ी थी। तख्तियों पर वी वांट जस्टिस, वी वांट बीएसएफ कैंप जैसे स्लोगन अंग्रेजी और बांग्ला में लिखे हुए थे। महिला पुरुष सभी नारे लगा रहे थे। राज्यपाल एक एक करके अपनी टीम के अधिकारियों के साथ पीड़ित हिंदू परिवारों से मिलने के लिए उनके घरों के भीतर दाखिल हुए। ये 5 तस्वीरें उन्हीं पीड़ितों से राज्यपाल की मुलाकात की हैं। एक एक तस्वीर में दर्द की बेहिसाब कहानियां हैं। तस्वीरें ऐसी हैं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। हो सकता है आप कमजोर दिल के हों तो आप बहुत परेशान भी हो जाएं। इन महिलाओं से राज्यपाल की बातचीत को विस्तार से जनहित के हमारे दर्शक जानेंगे। उससे पहले दर्द और दहशत का ये एक छोटा सा हिस्सा आप देखें और उसे महसूस करें। আমরা পানির ভয়ে পালিয়ে যাই বড় শ্বশুরের বাড়িতে। हमको चाहिए बीएसएफ कैंप चाहिए। जितना टाइम तक बीएसएफ है तब तक हम लोग सुरक्षित हैं। मैं आपका साथ हूँ, जो कुछ करना है जरूर करूँगा, घबरा मत। राज्यपाल सबसे पहले जिस घर में गए उस घर की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। घर के दरवाजे के पास ही 2 महिलाएं थीं जिनसे गवर्नर ने बातचीत शुरू की। ऑरेंज कलर की साड़ी वाली महिला ने राज्यपाल से अपनी आपबीती सुनाई, अपना दर्द साझा किया। राज्यपाल गंभीरता से उनकी बातें सुनते रहे। महिला बता रही थी कि दंगाइयों ने सब कुछ लूट लिया। इस दौरान जो दूसरी महिला वीडियो में दिखाई दे रही हैं, उन्होंने राज्यपाल से यहां परमानेंट यानी कि स्थायी बीएसएफ कैंप की मांग की, क्योंकि दंगाइयों ने उन्हें धमकी दी थी। राज्यपाल ने दोनों महिलाओं से पूछा कि जब हिंसा हुई, दंगाई घर में घुसे तो फिर आपके बच्चे कहां थे? महिलाओं की ओर से जवाब दिया गया कि बच्चों के सामने ही दंगाइयों ने तांडव किया। इस घर की महिलाओं से बात करने के बाद राज्यपाल निकले और फिर पास के एक दूसरे घर में जा पहुंचे। इस घर में राज्यपाल जब पहुंचे तो वहां पर महिलाएं चीख चीख कर रो रही थी, बेहद भावुक। राज्यपाल का चेहरा भी गमगीन दिख रहा था। राज्यपाल ने घर की महिलाओं से बातचीत शुरू की, हाथ थामा, हाथ जोड़ा, बच्चों से बात की, सहानुभूति प्रकट की। ये तस्वीरें ऐसी हैं कि किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाए, पत्थर दिल भी पिघल जाए। दंगाइयों ने पूरे के पूरे इलाके में उस दिन हिंसा और दहशत का नंगा नाच किया। गांव में रहने वाली महिलाओं ने जो आपबीती बताई है, गांव के लोगों ने जो कुछ कहा है, वो सन्न करने वाला है। अब तक तो जितनी भी जानकारी सामने आ रही थी वो मानो कुछ थी ही नहीं। राज्यपाल जब अगले घर में पहुंचे और वहां पर बातचीत में जो कुछ सुना, घर वालों ने जो कहा वो आपको भी हैरान कर देगा। आप सुनकर कांप जाएंगे कि क्या ये वाकई में हिंदुस्तान की कहानी है? क्या ये वाकई में अपने देश का एक हिस्सा है? और अगर हां, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? साथ रहने वाला इंसान इतना हैवान कैसे बन सकता है? इस घर में राज्यपाल को जानकारी देने के लिए कुछ पुरुष भी मौजूद थे। महिलाओं ने बताया कि 4 घंटे तक सब
जितना टाइम पुलिस को उस दिन सभी के सभी फोन करते रहे। पुलिस का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। एक पुरुष ने राज्यपाल को बताया कि घर की लड़कियों को दंगाई जबरन खींचने और अपने साथ ले जाने की बात कर रहे थे। Having a reality check in the field, I listen to the people who are affected. I understand their sentiments and feeling. Certainly appropriate action will be taken. तब तो दोपहरी में राज्यपाल हिंसा प्रभावित हिंदू परिवारों से मुलाकात कर रहे थे। एक एक परिवार का दर्द सुना, उनकी भावनाओं को समझा, उनकी पीड़ा और परेशानी को साझा किया। इसके बाद राज्यपाल रिमी दास नाम की एक महिला के घर जा पहुंचे। रिमी और घर की बाकी महिलाएं रो रही थी। छोटे छोटे बच्चे भी आसपास मौजूद थे। राज्यपाल ने रिमी की बात सुनी और उन्हें भरोसा दिया कि जो इंसाफ है वो उनके साथ जरूर होगा। देखो माँ, मैं आपके साथ हूँ, जो कुछ करना है जरूर करूँगा, घबरा मत। कैसा है तुम? देखो माँ, मैं आपके साथ हूँ, जो कुछ करना है जरूर करूँगा, घबरा मत। इसी घर से निकलने के बाद राज्यपाल ने उनके दौरे को कवर कर रहे पत्रकारों से बातचीत की। उनके सवालों का संक्षिप्त में जवाब दिया। दिल में दर्द और गुस्से का गुबार भरकर सिर्फ 14 सेकंड में अपनी बातें कहीं और फिर आगे बढ़ गए। Having a reality check in the field, I listen to the people who are affected. I understand their sentiments and feeling. Certainly appropriate action will be taken. राज्यपाल जब लौटने लगी तो एक जगह जहां बड़ी संख्या में महिलाएं जुटी हुई थी, वहां पर जा पहुंचे। कुर्सी पर बैठकर उनकी बातें सुनी। मीडिया का कैमरा दूर था, लिहाजा बातचीत कैमरे में कैद नहीं हो पाई, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके बारे में आपको जानना चाहिए। हरे रंग की साड़ी में महिला राज्यपाल की कुर्सी के पास बैठी हैं। उन्होंने उन्हें एक मोटी सी फाइल दी। फाइल के पन्नों में क्या था ये तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन राज्यपाल वहीं पर फाइल के पन्नों को पलटते हुए देखे जा सकते हैं। बाद में अपने साथ के अधिकारी को उन्होंने फाइल पकड़ा दी। राज्यपाल के इस दौरे से धुलियान के हिंदू परिवारों में थोड़ी हिम्मत आई है, लेकिन इस मुलाकात के दौरान हर किसी ने राज्यपाल से सिर्फ एक ही प्रमुख मांग की कि इलाके में बीएसएफ कैंप की परमानेंट व्यवस्था की जाए। पुलिस के खिलाफ आज भी स्थानीय लोगों में गुस्सा भरा हुआ दिखा। राज्यपाल के काफिले में शामिल एक पुलिस की गाड़ी को देखकर लोग गुस्से से भर उठे। गुस्से का इजहार गाड़ी के सामने नारेबाजी से किया। पुलिस के खिलाफ मुर्शिदाबाद के हिंदुओं का गुस्सा इसलिए है क्योंकि जिस दिन पिता पुत्र की हत्या की गई उस दिन मुस्लिमों की भीड़ ने इलाके में उत्पात मचाया था। जुलूस के नाम पर दंगा किया, हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया। लोग पुलिस से गुहार लगाते रहे, लेकिन पुलिस उन्हें बचाने के लिए नहीं आई। आज ही मुर्शिदाबाद के दंगा प्रभावित इलाकों में पीड़ितों का दर्द समझने के लिए महिला आयोग की टीम भी पहुंची थी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों से उन्होंने मुलाकात की शुरुआत की। उनका दर्द जाना। महिला आयोग की टीम ने 100 से ज्यादा पीड़ितों की शिकायतें सुनी। हिंदू महिलाओं के दर्द को समझने के लिए ये एक छोटी सी रील दिखाते हैं आपको। दर्द और दहशत की इस गवाही को देखकर रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। सोचिए, इन महिलाओं ने अपने सामने सब कुछ लुटते हुए देखा है। इन महिलाओं ने शांति, सुकून, भाईचारा, अमन, चैन सबको बर्बाद होते देखा है। 70 साल के हरगोविंद दास और उनके 40 साल के बेटे चंदन दास की दंगाइयों ने 12 अप्रैल को हत्या कर दी। महिला आयोग की टीम सबसे पहले उन्हीं के घर पहुंची। घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं। वी वांट जस्टिस के नारे लगाए जा रहे थे। किसी की आंखों में आंसू थे, किसी की आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। घर के बाहर महिलाओं की भीड़ लगी हुई थी। दर्द साझा करने के लिए महिला आयोग के अध्यक्ष नीचे बैठे।
यहीं पर चंदन दास के परिवार वालों से उन्होंने मुलाकात की। चंदन की भाभी ने बांग्ला में अपना दर्द बताना शुरू किया। तभी 65 साल की पारुल दास, जो कि चंदन की मां है, वो वहां पर पहुंची। महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर से लिपटकर वो रोने लगी। विजया राहटकर उन्हें सांत्वना दे रही थी। महिलाओं ने चंदन दास के छोटे से बेटे को भी महिला आयोग की टीम से मिलवाया। बचपन में ही इस मासूम के सिर से दंगाइयों ने पिता का साया छीन लिया है। बाहर में भीड़ ज्यादा होने की वजह से महिला आयोग की अध्यक्ष अपनी बात नहीं कह पा रही थी। बाद में महिलाओं और सुरक्षा बलों के कहने पर महिला आयोग की टीम परिवार से बात करने के लिए घर के भीतर दाखिल हुई। वहां पर मीडिया का कैमरा नहीं गया था। महिला आयोग की टीम ने गांव के कई घरों का दौरा किया। इस टीम में महिला आयोग के अध्यक्ष के साथ बीजेपी की विधायक श्री रूपा मित्रा भी थीं। गांव की महिलाओं का दर्द देखकर महिला आयोग की टीम भावुक होने के साथ ही साथ बेहद गुस्से में नजर आई। राज्य सरकार पर कई सवाल खड़े किए। उस माँ का दर्द, उस पत्नी का दर्द मैं बयान नहीं कर सकती, पर एक बात जरूर है कि उनको न्याय मिलने के लिए हम आखिर समय तक हम उनके साथ रहेंगे। ऐसे करके घर से निकाल के खींच के बाहर जाके उनको बुचर की तरह उनको कुपा के कटाया गया। इसका भयानक है। ऐसा मामला बंगाल में हुआ क्या हम नहीं जानते हैं। पहला बार देख रहा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं चल सकता है। Right from the beginning till now, their only demand is we want BSF permanent camp, we want CBI, we want NIA, we want Rashtrapati Shashan. They don't believe in the law and order. You can see backward places, even the children are saying, "Ami ki school jabo na? Am I not going to go to school?" This is the kind of failing of the women and children that we have found here. दंगा प्रभावित धुलियान के आसपास के गांवों में जो माहौल है वो डराने वाला है। हिंदू परिवार सहमे हुए हैं। महिला आयोग की टीम के सदस्यों का बयान सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि वहां के हालात कैसे हैं। अब आगे बढ़ते हुए जो तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं, साझा करने वाले हैं, उसे देखकर आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। महिला आयोग की टीम जब गांव के अलग अलग घरों का दौरा कर रही थी, उस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं सड़क पर जमा थीं। महिला आयोग से अपनी गुहार लगाने के लिए लाल साड़ी वाली 2 महिलाएं सड़क पर ही लेट गईं। दोनों महिलाएं बेसुध थीं, रोई जा रही थीं, आंसुओं के साथ अपनी भावनाओं को बयां कर रही थीं। बड़ी संख्या में दूसरी महिलाएं भी यहां पर मौजूद रहीं। जैसे ही महिला आयोग की टीम की 3 सदस्यों इस जगह पर वो पहुंची, गले लगकर सब रोने लगे। ये जो तस्वीरें हैं, महिलाओं के ये जो आंसू है, उनका ये जो दर्द है, वो ममता बनर्जी को जरूर देखना चाहिए। ममता बनर्जी सूबे की मुखिया हैं, महिला हैं। उनके ही प्रदेश की ये सभी महिलाएं आंसुओं के साथ चीख चीख कर अपने दर्द को बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें सरकार पर, सिस्टम पर, पुलिस प्रशासन पर धब्बा है, कलंक है। ये डर की गवाही है और ये दहशत का सबूत है। गुस्से की भावनाओं का ऐसा ज्वार जिसे शब्दों में बयां कर पाना असंभव है। कहते ना कि एक एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। मैं जो कहूंगी उससे ज्यादा आप इन तस्वीरों को देखकर खुद समझ लें। एक बार फिर से आप इस पूरी तस्वीर को देखिए। इन तस्वीरों के बीच इन तस्वीरों के बीच महिला आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर ने मीडिया से बातचीत की और बहुत ज्यादा वो भी नहीं कह पाई, क्योंकि तस्वीरें कहने से ज्यादा समझने की हैं। इतना दुख और इतना दर्द है इनके पास, मैं अभी निशब्द हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है उनके दर्द को बयां करने के लिए। अब सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उसे किस तरह से देखा जाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि ममता बनर्जी इस हिंसा को लेकर मुश्किल में हैं। उनके खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल रखा है। विश्व हिंदू परिषद ने भी देश के अलग अलग इलाकों में आज प्रदर्शन किया है। ममता बनर्जी का पुतला फूंका गया। दिल्ली, नोएडा, संभल, मुरादाबाद, भोपाल सहित करीब 50 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन हुए। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए राष्ट्रपति शासन की मांग की गई। हिंदुओं के पलायन के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया गया।
राष्ट्रपति शासन लगा करके बंगाल को आताताइयों के शासनकाल से मुक्त किया है। वहाँ पर शीघ्र से शीघ्र राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। ममता बनर्जी को बर्खास्त किया जाए और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। मुर्शिदाबाद की हिंसा और हिंदुओं के पलायन को लेकर आज कोलकाता में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने हिंदू बचाओ रैली का आयोजन किया। बड़ी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता भगवा झंडा लेकर इसमें शामिल हुए। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खत्म हो चुकी है। राष्ट्रपति शासन से ही बंगाल को बचाया जा सकता है। ये इस पार्टी को वोट नहीं करेंगे, तो जमाना हुआ। ममता बनर्जी को अरेस्ट करिए, अरेस्ट करके हिरासत में लीजिए, शांति आ जाएगा। हिंदू मौत के कगार पर खड़े हुए पश्चिम बंगाल के। अगर तृणमूल जितना देर तक सत्ता पे बने रहेगा तो पश्चिम बंगाल में ऐसा स्थिति होगी। तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन सत्तारूढ़ टीएमसी का कहना है कि बंगाल में सब कुछ ठीक है, बीजेपी यहां पर सांप्रदायिक कार्ड खेल रही है। ममता बनर्जी अपील किया था, उन्होंने खुद ऐसे टाइम पे वहां पर नहीं गया, तो 2 दिन बाद सब लोग को जाना चाहिए, तो नहीं सुना, क्योंकि ये पॉलिटिकल असाइनमेंट है। तो वहां पर जाना, इवेंट बनाना, मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करना, नाटक करना, बंगाल को मैलाइन करना, ये पॉलिटिकल असाइनमेंट जो दिल्ली से आया था, अकॉर्डिंग टू हिज असाइनमेंट ही हैज डन ऑल दिस सिंस। बंगाल का ये मंजर बेहद तकलीफदेह है। ऐसे में सीएम ममता बनर्जी को वोट बैंक की राजनीति छोड़कर बंगाली मानुष पर ममता दिखानी चाहिए, वरना उनके धर्मनिरपेक्ष राजनीति का दावा खोखला ही माना जाएगा। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का एक मशहूर मराठी गीत है, या चिमनियानो, जिसके कुछ मराठी शब्दों का हिंदी अनुवाद है, छोटी गौरैया को अपने घोंसले में लौट आना चाहिए। कहा जाता है जब राज ठाकरे ने शिवसेना से बगावत की तो बाल ठाकरे बहुत दुखी थे। तब उन्होंने इसी मराठी गाने की पंक्तियों को कहते हुए राज ठाकरे से लौटने की अपील की थी। हालांकि तब राज ठाकरे शिवसेना में नहीं लौटे थे, लेकिन क्या अब राज ठाकरे घर वापसी करने वाले हैं? आज की एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मिलकर महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल लाने वाले हैं? यूं तो सवाल कई बार सुलग चुके हैं, लेकिन इस बार धुआं दोनों तरफ से उठा है। महाराष्ट्र की सियासत के इस संभावित भरत मिलाप की इनसाइड स्टोरी आपके सामने रखने वाले हैं। क्या है इसके मायने और कैसे यह महाराष्ट्र की सियासत को प्रभावित कर सकता है, यह भी जानेंगे। लेकिन शुरुआत राज ठाकरे के उस पॉडकास्ट से करेंगे जहां से सियासी चर्चा की शुरुआत हुई है। दरअसल राज ठाकरे एक मराठी पॉडकास्ट में शामिल हुए, जिसके होस्ट थे अभिनेता महेश मांजरेकर। करीब 57 मिनट की इस बातचीत में महेश मांजरेकर ने 19वें मिनट पर राज ठाकरे से उद्धव के साथ जाने को लेकर सवाल पूछ लिया। शिवसेना फुटली नाही, फुटलीच तर तुम्ही अजूनही एकत्र येऊ शकता का? अजूनही एकत्र येऊ शकता का? हे अख्ख्या महाराष्ट्राचं काय म्हणतात स्वप्न आहे. हे बघा, प्रश्न असा आहे ना की या सगळ्या याच्यामध्ये कुठच्याही मोठ्या गोष्टीसाठी मला असं वाटतं आमच्यातले वाद, आमच्यातली भांडणं, आमच्यातल्या गोष्टी या किरकोळ आहेत. महाराष्ट्र खूप मोठा आहे हो, कळलं का? या महाराष्ट्राच्या अस्तित्वासाठी, मराठी माणसाच्या अस्तित्वासाठी ही भांडणं आणि हे वाद आणि ह्या सगळ्या गोष्टी अत्यंत क्षुल्लक आहेत, अत्यंत क्षुल्लक आहेत. त्याच्यामुळे एकत्र येणं आणि एकत्र राहणं यात काही मला फार कठीण गोष्ट आहे अशातला मला वाटत नाहीये. परंतु विषय फक्त इच्छेचा आहे. हा एकट्या माझ्या इच्छेचा नाहीये विषय आणि माझ्या काही स्वार्थाचा पण विषय नाहीये. मला असं वाटतं आपण लार्जर पिक्चर बघणं गरजेचं आहे. महाराष्ट्राचा स्वार्थ मी पाहतोच आहे. म्हणजे तर माझं म्हणणं आहे की सगळ्या महाराष्ट्रातल्या राजकीय पक्षांमधल्या सगळ्या मराठी लोकांनी येऊन एकच पक्ष काढावा. राज ठाकरे का ये पॉडकास्ट आज सुबह ही रिलीज हुआ है। दोपहर होते होते महाराष्ट्र की सियासत में आग की तरह फैल चुका है
उद्धव ठाकरे मुंबई में ही भारतीय कामगार सेना के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जहां उन्होंने सभा को संबोधित करते करते राज के ऑफर पर जवाब भी दे दिया। माझं तर मत असं आहे की मराठीसाठी आणि महाराष्ट्राच्या हितासाठी किरकोळ भांडणं बाजूला ठेवायला मी सुद्धा तयार आहे. आमच्यातली भांडणं मी आज सांगतो, जी काय भांडणं माझ्याकडनं नव्हतीच कोणाशी मिटून टाकली. चला, पण पहिले हे ठरवा, महाराष्ट्राचं हित, आणि मग त्यावेळेला सगळ्या मराठी माणसांनी ठरवायचं की भाजप सोबत जायचं का शिवसेनेसोबत. म्हणजे माझ्याबरोबर एसएनसी नाही, गद्दार सेना नाही, पण ठरवा कोणासोबत जाऊन महाराष्ट्राचं, मराठीचं आणि हिंदुत्वाचं हित होणार आहे, माझ्याबरोबर का भाजप बरोबर. आणि मग काय द्यायचा असेल तो अगदी पाठिंबा द्यायचा आहे, विरोध करायचा बिनशर्त करा, माझी काही हरकत नाहीये. यानी कि उद्धव ठाकरे ने भी राज ठाकरे के लिए घर वापसी के दरवाजे खोल दिए हैं, लेकिन साथ में शर्तों की सीमा भी बांध दी। उद्धव चाहते हैं कि राज ठाकरे बीजेपी और एकनाथ शिंदे से दूरी बनाए तो ही बात बन सकती है। 4 दिन पहले 15 अप्रैल की ये तस्वीरें जब राज ठाकरे ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। इस दौरान उनके बेटे अमित ठाकरे भी मौजूद रहे। तब इस डिनर डिप्लोमेसी का आगामी बीएमसी चुनाव से इसको जोड़कर देखा गया था। इसके अलावा राज ठाकरे कई मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की तारीफ कर चुके हैं। कई बार तो गठबंधन की खबरें भी सामने आ चुकी हैं। लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे बीजेपी का साथ दे चुके हैं। राज के इन्हीं सियासी कदमों से उद्धव सेना असहज है। उद्धव ठाकरे जी ने कहा है हम भाई हैं, हमारे में कोई गिले शिकवे नहीं है, अगर है तो मैं मिटा दूंगा। लेकिन एक ही बात है जिससे हम महाराष्ट्र के दुश्मन मानते हैं, शिवसेना के दुश्मन मानते हैं, उसको अपने घर में आप जगह मत देना, उनके साथ खाने पीने को मत बैठना। यह अगर मंजूर है तो जरूर हम बात करेंगे। उद्धव सेना भले ही राज ठाकरे के सामने शर्तों का पहाड़ रख रही हो, लेकिन उसकी बार्गेनिंग पावर पहले जैसी नहीं है। शिवसेना दो फाड़ हो चुकी है। पार्टी का नाम और निशान एकनाथ शिंदे ले जा चुके हैं। बीते विधानसभा चुनाव में जनता ने भी शिंदे को ही बाला साहब का सियासी वारिस चुन लिया। फिलहाल उद्धव और राज दोनों के सामने सियासी अस्तित्व को बचाने की बड़ी चुनौती है। शिवसेना यूबीटी 95 सीट पर लड़ी थी और सिर्फ 20 सीटें ही जीत पाई। राज ठाकरे की एमएनएस 128 सीटों पर चुनाव लड़ी और खाता भी नहीं खोल पाई। माहिम में राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे तीसरे नंबर पर रहे। वहीं 1990 के बाद उद्धव की शिवसेना ने भी महाराष्ट्र में सबसे बुरा प्रदर्शन किया है। विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की बड़ी हार की वजह सेक्युलर पॉलिटिक्स भी मानी जाती है। जो बाल ठाकरे कांग्रेस के कट्टर विरोधी रहे, उन्हीं के साथ उद्धव खड़े रहे, जिसने हिंदुत्ववादी छवि को डेंट पहुंचाया। दूसरी तरफ हिंदुत्व के विकल्प के तौर पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी मैदान में थी। विधानसभा चुनाव की हार के बाद उद्धव ठाकरे हिंदुत्व और मराठी अस्मिता की राजनीति की ओर लौट रहे हैं, जिसकी प्रयोगशाला बीएमसी चुनाव साबित हो सकता है। राज की घर वापसी भी इसी प्रयोग का हिस्सा हो सकती है। महाराष्ट्र की राजनीति में भले ही राज का असर कम हो, लेकिन मुंबई में उनका प्रभाव अच्छा खासा है। 2017 में एमएनएस को बीएमसी चुनाव में 7 सीटें मिली थीं, जबकि 2012 में वो 28 सीट जीतने में कामयाब रहे थे। बीएमसी में राज के इसी आधार की जरूरत शिवसेना उद्धव को इस साल होने वाले चुनाव में पड़ सकती है, क्योंकि सवाल ठाकरे परिवार के 28 साल पुराने बीएमसी के गढ़ को बचाने का है। उद्धव की मुश्किल यह है कि इस साल पहली बार होगा जब दो शिवसेना बीएमसी चुनाव लड़ेंगी। बीएमसी में बीजेपी पहले ही बेहद करीब बैठी हुई है। 2017 के बीएमसी चुनाव में शिवसेना को 84, बीजेपी को 82, कांग्रेस को 31, एनसीपी को 9 सीटें मिली थीं। शिवसेना भले ही महाराष्ट्र की सत्ता में रही हो या विपक्ष में, लेकिन देश के सबसे महंगे निगम ने उसकी सियासी सेहत पर फर्क नहीं पड़ने दिया था। अब क्या बाल ठाकरे के इसी गढ़ को बचाने के लिए उद्धव और राज साथ साथ आएंगे? साथ आने की चर्चा है तो बिछड़े क्यों थे, अब वो भी आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है। दरअसल ठाकरे वर्सेस ठाकरे की इस फैमिली फाइट की पूरी कहानी शुरुआत से बताते हैं। बात आज से करीब 22 साल पहले की है। साल था 2003। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में शिवसेना का अधिवेशन चल रहा था। उस अधिवेशन में शिवसेना के तत्कालीन प्रमुख स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने मंच पर अपने पास बुलाकर राज ठाकरे के कान में कुछ कहा। बताया जाता है बाला साहब ने भतीजे राज ठाकरे के कान में जो कुछ कहा, उससे राज बेहद असहज हो गए थे और मंच पर ही उनके चेहरे पर तनाव का भाव दिखने लगा था।
असल में स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने राज ठाकरे के कान में कहा था कि तुम पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पद के लिए उद्धव का नाम प्रस्तावित करो। राज अपने चाचा की बात सुनकर असहज हो गए। अपने भविष्य के बारे में पूछा कि मेरा और मेरे लोगों का क्या। बाला साहब ने कहा, अभी तुम ये करो, आगे मैं बाकी देख लूंगा। 30 जनवरी 2003 की वो तारीख थी। राज ठाकरे खुद को बाला साहेब का उत्तराधिकारी मानकर चल रहे थे, लेकिन चाचा ने अपने बेटे उद्धव ठाकरे को पार्टी का वारिस चुन लिया। नतीजा हुआ कि सियासी घटना ने राज ठाकरे को शिवसेना से दूर होने पर मजबूर कर दिया। राजनीतिक और पारिवारिक परिस्थितियां बदलने लगीं। फिर 18 दिसंबर 2005 को राज ठाकरे ने भारी मन से शिवसेना से इस्तीफा दे दिया। ज्या लोकांना दीर्घमुडीचं राजकारण कळत नाही त्या लोकांसाठी म्हणून मी आज या क्षणाला शिवसेनेच्या नेतेपदाचा राजीनामा इथे देत आहे। साल 2006 और तारीख थी 9 मार्च की। उसी दिन मुंबई में राज ठाकरे ने औपचारिक तौर पर बगावत का ऐलान किया था। शिवसेना से इस्तीफा देने के 80 दिन के बाद राज ठाकरे ने मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नाम से अपनी नई पार्टी बनाई। लक्ष्य था चचेरे भाई उद्धव ठाकरे को शिवसेना का वारिस नहीं बनने देने का। राज ठाकरे ने एमएनएस को मराठी मानुष की पार्टी बताया और उत्तर भारतीयों के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाए। राज ठाकरे ने मराठी अस्मिता के नाम पर उत्तर भारतीयों के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। लालू प्रसाद यादव की मिमिक्री करते हुए छठ पूजा के बारे में उनका विवादित बयान आज भी सोशल मीडिया पर वायरल होता है। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में अपनी अलग एक पहचान बनाने के लिए कोशिश तो की, लेकिन वो इस कोशिश में नाकामयाब साबित हुए। 2006 में पार्टी बनाने के बाद राज ठाकरे ने लोकसभा, विधानसभा और नगर निगम के चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन उन्हें न तो वो कामयाबी मिली और न ही उस जगह को हासिल कर पाए जिसकी चाह में उन्होंने शिवसेना से नाता तोड़ा था। चुनाव आयोग ने राज ठाकरे को रेल का इंजन चुनाव चिन्ह दिया, लेकिन राज उसे चला नहीं सके। 2009 में पहली बार विधानसभा चुनाव में 13 सीटें जीतने में हालांकि कामयाबी जरूर मिली। 2014 में पार्टी महज एक विधानसभा सीट पर सिमट गई। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी एक ही सीट मिली। 2024 आते आते तो विधानसभा चुनाव में खाता भी नहीं खुला, वो भी तब जब उनके बेटे चुनावी मैदान में थे। मराठी मानुष की बात करते हुए जब राज ठाकरे को सियासी सफलता नहीं मिली तो उन्होंने कट्टर हिंदुत्ववादी नेता बनने की राह में कदम बढ़ाया। 2022 में मुंबई और राज्य के बाकी इलाकों में मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मुहिम शुरू की, जिसको लेकर काफी विवाद हुआ था। 2024 लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर बीजेपी को समर्थन दिया और चुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। विधानसभा चुनाव में तो उन्होंने उद्धव को गद्दार तक बताया था। एका माणसाने सगळे अख्खी पक्षाची वाट लावली। अनेक लोक निघून गेले, त्या लोकांना हे म्हणतात गद्दार आहेत। अरे गद्दार तर घरात तिथे बसलाय, ज्यांनी पक्षाशी गद्दारी केली। 2019 पासून या महाराष्ट्रामध्ये घडलंय ते, या सगळ्या गोष्टीला कारणीभूत फक्त एक माणूस आहे, एक माणूस, त्याचं नाव उद्धव ठाकरे। या माणसाच्या वागणुकीमुळे पहिल्यांदा राणे बाहेर पडले, मग मी बाहेर पडलो, मग शिंदे बाहेर पडले। माननीय बाळासाहेबांना त्रास देऊन जो फुटून पहिला जो गेला माणूस ते छगन भुजबळ, ते भुजबळांबरोबर हा माणूस त्यांना मातोश्रीवरती जेवायला बोलवतो। राज ठाकरे राजनीति के शून्य में हैं तो उद्धव ठाकरे भी पाला बदलने के बावजूद सत्ता की रेस गंवा चुके हैं। ऐसे में दोनों भाइयों का साथ आना वजूद बचाने की अंतिम कोशिश मानी जाएगी। फिलहाल आखिरी उम्मीद बीएमसी का चुनाव है। जीत गए तो बाजीगर और हार गए तो ठाकरे एक अंत कथा हो सकती है। जनहित में बात नेताओं के वोट हित की, जो राजनीतिक दलों के लिए सर्वोपरि है। वोट हित में जातिवाद को राजनीति का चूक रसायन माना जाता है। चुनावी प्रयोगशाला में जिसने इस रसायन का बेहतर इस्तेमाल कर लिया उसे सत्ता के स्वाद की 100% गारंटी होती है। इन दिनों ये प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश है, जहां पर 2 साल के बाद विधानसभा चुनाव है, लेकिन जाति के रसायन और गणित को अभी से दुरुस्त करने की कवायद जारी है। आगरा की तस्वीर है, जहां आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। उनकी आगरा यात्रा की मंजिल राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन की दहलीज थी। जाहिर है मकसद तो विवादित बयान के लिए राजपूत समाज के निशाने पर आए रामजी लाल का समर्थन था, लेकिन इसे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उनकी असल मंशा इसके जरिए अनुसूचित जाति के वोट को गोलबंद करना है। आपको याद होगा राज्यसभा में 21 मार्च को समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने मेवाड़ के वीर राजा राणा सांगा पर आपत्तिजनक बयान दिया था।
वो बयान सदन के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। ऐसे में संसदीय परंपराओं के सम्मान के खातिर मैं आपको वो बातें दोबारा नहीं सुना सकती, लेकिन रामजी लाल के बयान पर शुरू हुआ घमासान आज भी जारी है। उनके बयान की आलोचना बीजेपी समेत राष्ट्रवाद की राजनीति करने वाले हर राजनीतिक दल ने की, लेकिन सबसे ज्यादा मुखर रहा राजपूत करणी सेना, जिसने पहले 26 मार्च को आगरा में सांसद के घर पर हमला किया। फिर 12 अप्रैल को भी उग्र प्रदर्शन किया गया। सांसद से माफी की मांग की गई, लेकिन उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। इस पर करणी सेना के कुछ लोगों ने रामजी लाल को जान से मारने की धमकी भी दी। चूंकि रामजी लाल अनुसूचित जाति से आते हैं, ऐसे में उनके खिलाफ आक्रोश को दलित विरोधी नैरेटिव से जोड़ा जाना लाजिमी था, जिसे भुनाने में समाजवादी पार्टी ने भी देर नहीं की। पहले तमाम नेताओं ने सांसद के समर्थन में आगरा में उनके घर दस्तक दी और आज खुद अखिलेश यादव भी वहां पर जा पहुंचे। यहां अखिलेश ने अपने सांसद से मुलाकात की, समर्थकों को संबोधित भी किया। इस दौरान यूपी की योगी सरकार को दलित विरोधी बताया। सीएम योगी आदित्यनाथ पर जातिवाद या सीधे शब्दों में कहें तो ठाकुरवाद के आरोप लगाए। आगरा, मैनपुरी, महोबा समेत कुछ जिलों के थानों में ठाकुर पुलिस अधिकारियों की तैनाती का ग्राफ भी पेश किया। एसटीएफ के 21 अधिकारियों में ठाकुर बिरादरी के लोगों की गिनती बताई और सूबे की बीजेपी सरकार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। इतिहास में बहुत सारी ऐसी चीजें छिपी हैं, कुछ आपको अच्छी नहीं लगेंगी, कुछ मुझे अच्छी नहीं लगेंगी। इसलिए इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। नाम राम जी है तो राम है, उनके नाम से मैं लाभ उठा रहा हूँ लाभ। ये क्या बात है? क्या स्वीकार करेंगे कि उनके नाम में नाम है? ये भारतीय जनता पार्टी वो लोग हैं, अगर इनको छू लो तो गंगा जल से धोएंगे। जी नाम बदलते हैं अखिलेश जी, योगी सेना। पहले तो एक बात दिमाग में आप डाल दो, योगी जी को कुछ नहीं आता। सच्चाई ये है कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में भोले भाले लोग तलवारें लेकर के निकले। केंद्र की बीजेपी सरकार को ये बताया जाए कि राजपूत योगी के साथ है और योगी की सीएम कुर्सी बनी रहे। यूपी एसटीएफ के बारे में हम लोगों ने कई बार सवाल खड़े किए। 21 अधिकारी हैं, 11 सिंह साहब हैं, 3 केवल पीडीए हैं। पीडीए परिवार जागरूक हो गया है और आगरा में हम लोग संकल्प लेते हैं कि न्याय का राज के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम पीडीए परिवार के लोग एकजुट होकर के लगातार काम करते रहेंगे। अखिलेश यादव जब ये आरोप लगा रहे थे तब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे। अपने मठ गोरखनाथ में उनकी मौजूदगी थी। सुबह सुबह उन्होंने सबसे पहले मंदिर, फिर जनता दर्शन किए, लोगों की परेशानियां सुनी, अधिकारियों को फौरन मदद के निर्देश दिए। इसके बाद सीएम योगी ने अपने शहर के लोगों को करीब 1,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का तोहफा दिया। कुछ प्रोजेक्ट के शिलान्यास किए तो कईयों का शुभारंभ किया। बीजेपी इन दिनों भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान चला रही है। इसके तहत गोरखपुर पड़ाव में आज सीएम योगी ने भी शिरकत की और मंच पर जब बोलने की बारी आई तो गोरखपुर से 600 किलोमीटर दूर अखिलेश यादव को चुन चुनकर जवाब दिया। समाजवादी पार्टी ने अपने गठन के बाद से ही लगातार इसके खिलाफ षड्यंत्र प्रारंभ किए, जिसके कारण समाज में विद्वेष पैदा हो। इनका तो उद्देश्य था, ये कार्य करते थे विकास हो लेकिन मेरा हो, मेरे परिवार का हो, परिवार से बाहर कभी नहीं निकल पाएगा। आज ये लोग एक्सपोज न हो, इसके लिए क्या करते हैं? जाति के नाम पर फिर से आपस में लड़ाने का काम करते हैं। आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जातीय संघर्ष नया प्रारंभ करने का प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी का एक विधायक महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करता है और औरंगजेब का महिमा मंडन करता है। समाजवादी पार्टी का एक सांसद प्रदेश में महाराणा सांगा का अपमान करता है और
विदेशी आक्रांता जिसने राम जन्मभूमि के मंदिर को तुड़वाया था, उस बाबर का महिमा मंडन करता है। अब सवाल यह है कि क्या राणा सांगा का अपमान सिर्फ एक बहाना है? क्या मकसद वोट बैंक बढ़ाना है? क्या ऐसा इसलिए क्योंकि सत्ता के दावेदारों की इकलौती चिंता वोट हित ही रह गई है, जबकि जनहित और देश हित सर्वोपरि होनी चाहिए, लेकिन ये पीछे छूट रहा है। आगे बढ़ेंगे और अब बिहार की राजनीति से दिलचस्प खबर सामने आ रही है। यह खबर ऐसी है जिसके सही होने की संभावना ज्यादा है और वाकई में अगर ऐसा हुआ तो चुनावी साल में बिहार की राजनीति में एक नया ट्विस्ट आ सकता है। चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं, एलजेपीआर के अध्यक्ष हैं। उनकी पार्टी की ओर से सोशल मीडिया पर यह पोस्टर पोस्ट किया जा रहा है। पोस्टर पर लिखा है, चिराग के स्वागत को बिहार है तैयार। खास बात यह है कि चिराग की पार्टी के बड़े बड़े नेता इस पोस्टर को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर रहे हैं। अब चर्चा है कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। एक कार्यक्रम में चिराग ने कहा है कि वो केंद्र में ज्यादा नहीं रहना चाहते, बिहार उनको बुला रहा है। इस बयान के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो चला है। पार्टी के बिहार प्रभारी, उनके जीजा और सांसद अरुण भारती ने अपने बयान से अटकलों को और ज्यादा आगे बढ़ा दिया है। चिराग पासवान जी ने अपनी भविष्य की राजनीति को लेकर के जिस तरह से बिहार और बिहारियों के प्रति जो अपनी प्रतिबद्धता है, जो अपनी जिम्मेदारी है, उसको लेकर के जो उन्होंने विचार प्रकट किए हैं, वो स्वागत योग्य कदम है। देखिए, हमारी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जो राजनीति थी पूरी तरह केंद्र के प्रति समर्पित राजनीति थी। उसके उलट चिराग पासवान जी की जो राजनीति है वो पूरी की पूरी तरह बिहार और बिहार के जो लोग हैं उनके प्रति समर्पित राजनीति है। अब जानकारी ये मिल रही है कि कल पार्टी की युवा इकाई की ओर से उनसे चुनाव लड़ने का औपचारिक आग्रह किया जाएगा। संगठन की ओर से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा जाएगा। लोकसभा के चुनाव में चिराग की पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली थी। 2020 के चुनाव में चिराग की पार्टी एनडीए से अलग होकर लड़ी थी। तब इनके उम्मीदवारों की वजह से जेडीयू को कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। चिराग युवा नेता हैं, उनकी अच्छी खासी लोकप्रियता है, उनकी अपनी जाति के वोट बैंक पर मजबूत पकड़ भी है। लेकिन सवाल यह है कि कहीं सीएम की रेस में आने के लिए तो चिराग चुनाव नहीं लड़ने जा रहे। आगे बढ़ते हैं। देश में इन दिनों एक बार फिर से संसद बड़ी या सुप्रीम कोर्ट की बहस छिड़ी है। इसकी 2 वजहें हैं। एक, संसद से पारित वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, और दूसरी 8 अप्रैल का वो फैसला जिसमें उच्चतम न्यायालय ने राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति के फैसले की समय सीमा तय कर दी है। इस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने परसों ही गंभीर सवाल उठाए थे और आज बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी बेहद तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने सीधे मुख्य न्यायाधीश का नाम लेकर सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा किया है। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पर निशिकांत दुबे के इस बयान के बाद विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी सांसद का बयान न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट को कमजोर किए जाने की कोशिश है। कभी कभी कुछ चीजें हम अनजाने में करते हैं, कई चीजें ऐसी होती हैं जिसे जानकर भी अनजान बने रहते हैं। इसी को लेकर है आज का जनहित मंत्र। जिन लोगों के पास खाली समय होता है वो हमेशा काम करने वालों का समय बर्बाद करते हैं। जीवन में आपको ऐसे लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग दूर रहेंगे तभी आपकी सफलता को गति मिलेगी। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।